सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। एक मंडे से फ्राइडे तक अपना इम्पोर्टेंट इवेंट होता है मैथ का दोस्तों, और अपना जो टॉपिक चल रहा है वो है परसेंटेज। ठीक है, आज है मंडे, तो दोबारा से एक बार स्टार्ट करते हैं क्लासेस अपनी परसेंटेज की। तो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था, आपको फूड का, रेंट का, इस टाइप वाला क्वेश्चन एक समझाया था। ठीक है, लिखिए इन क्वेश्चन को। ए पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। ए पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड। एक बार क्लास को शेयर कर देंगे। वेरी गुड। ए पर्सन स्पेंड 10% of his income on food. A person spend 10% of his income on food. A person spend 10% of his income on food and 20% on rent. And 20% on rent. आगे बोलता है 20% of remaining. 20% of remaining on transport. 20% of remaining on transport and 10% on medicines. क्या बोला, दोबारा से बोल रहा हूँ क्वेश्चन को। ए पर्सन स्पेंड 10% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 20% ऑन रेंट, आगे बोलता है 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड 10% ऑन मेडिसिन एंड 30% रिमेनिंग स्पेंड 30% रिमेनिंग स्पेंड ऑन अदर एक्सपेंसेस। रेस्ट अमाउंट इज सेविंग। रेस्ट अमाउंट इज सेविंग if the saving amount is rupees 34,300. If the saving amount is rupees 34,300, find his income. तो उसकी इनकम बताओ। फाइंड हिज इनकम, तो उसकी इनकम है आपको बतानी। तो इसने बोला है कि भाई आपका फूड पर जो स्पेंड करते हैं वो 10% है। ठीक है, रेंट पर जो स्पेंड करते हैं वो आपका 20% ठीक है। आगे बोलता है रेस्ट। रेस्ट का आपका जो बच गया उसका रेस्ट में आपका 20% ट्रांसपोर्ट पर और 10% मेडिसिन पर। रेस्ट का 20% ट्रांसपोर्ट पर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट पर करते हैं, और इसी का 10% आपका मेडिसिन पर। फिर बोलता है रेस्ट जो बच गया उसी का, जो बच गया उसी का आपका अदर एक्सपेंसेस पर। अदर एक्सपेंसेस पर 30% आपका स्पेंड करते हैं। बोला फिर कि भी ये करने के बाद आपकी सेविंग जो है, इतना खर्च करने के बाद जो आपकी सेविंग आती है वो आती है 34,300। 34,300 रुपये आपकी सेविंग आती है। आ रही है बात समझ में? ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। अपने को एक बात पता है कि भी जब तक आपका रेस्ट या रिमेनिंग नहीं बोलता हो उन सभी को ऐड कर लेंगे। हमने इन दोनों को ऐड किया, आपका 30%, इसका मतलब एक साथ है। यहाँ तक रेस्ट दोबारा बोला, इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे तो आपने देखा 30%, ये आपका एक साथ है, ये आपका 30% अकेला। तो हमने देखा कि भी इसने बोला कि भी आपका जो भी सेविंग अमाउंट है, मतलब स्टार्टिंग में जो भी इनकम थी उसका 30% इसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। सेविंग हमने देखा, हमारी सेविंग थी 34,000, भूल तो नहीं गए 3 दिन में, 34,300 थी, ये थी आपकी सेविंग। इसने बोला यदि अपने पास 100 रुपये थे टोटल, 100 में से 30 खर्च कर दिए तो आपको पता है 70%, 70% आपका बचता है। फिर बोलता है कि रेस्ट जो है, अब जो बच गया उसका 20% ट्रांसपोर्ट पर और 10% मेडिसिन, दवा दारू पर खर्च किया जाता है। ठीक है, तो इस बात का ये मीनिंग हुआ कि भी 100% है आपका, 100 में से दोनों को ऐड करेंगे, ट्रांसपोर्ट और मेडिसिन को, आपका 30% है दवा दारू और ट्रांसपोर्ट पर खर्च किया जाता है। फिर बोलता है कि भी अदर, और कुछ और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर भी है, उसका और खर्च भी है, वो आपका 100 में से 30% वो है। ठीक है, तो आपका 100 में से 30% वो, तो इसका मतलब आपका 70% हुआ। तो इसने क्वेश्चन में बोला है, ये तो अपने को दे रखी है, इसने इनकम निकालने को ही बोला है।
ठीक है, तो हम सोल्व कर देंगे डायरेक्ट, आपका आ जाएगा आंसर 1 2 3, 2 0 और 1 यहाँ से 1 2 3, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 343। तो आपने देखा कितना बच गया आपका 1 0 0 0 0 0, आपका 1 लाख। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो इनकम थी वो 1 लाख थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आएगा, दोबारा से समझेंगे। इस बात को याद रखेंगे, यदि आपका रेस्ट यहाँ तक नहीं दे रखा तो इसका मीनिंग ये दोनों ऐड करके आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो मैं ऐसे लिखूं कि भाई 100% है मेरे पास, 100 में से मैं 10% आपका इस पर खर्च कर देता हूं और 20% एक जगह और खर्च कर देता हूं। इसका मतलब 100 में से मैंने कितना खर्च कर दिया, आप बोलेंगे 30% कर दिया, तो कितना बच गया 70 बोलेंगे ना कि भाई 70 बच गया। अब मैं इन दोनों को रिमेनिंग बोलता कि भाई रिमेनिंग है, आगे बोलता कि जैसे रिमेनिंग इसी का, अब रिमेनिंग का मीनिंग क्या होगी भाई इसका अब आगे 20% वो खर्च कर देता है। और फिर बोला कि मेडिसिन का भी साथ में, मतलब इसका निकालो और फिर इसी के साथ 70 × 10 करके इसका निकालो, फिर दोनों को ऐड करो, फिर जो आएगा फिर यहाँ लिखो। या तो इस तरीके से करो इसको, या अपने डायरेक्ट समझो कि भी जहाँ रिमेनिंग या रेस्ट दे रखा है उससे पहले वाला मतलब वो साथ वाले ऐड हो जाएंगे और आगे वाला अलग हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन लिखेंगे एक, शाबाश। क्वेश्चन बोलता है कि ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम, ए पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम, a person spend 20% of his income on food, a person spend 20% of his income on food, 10% of the remaining spend on rent, 10% of the remaining spend on rent, 10% आपका रेंट पर खर्च कर देता है, 10% of the remaining spend on the rent, and 15% spend on transport, and 15% spend on transport, फिर कोमा दे के बोलता है 5% ऑफ द रिमेनिंग, 5% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड ऑन मेडिसिन, 5% ऑफ द रिमेनिंग स्पेंड ऑन मेडिसिन, एंड 25% स्पेंड ऑन अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, 25% स्पेंड ऑन अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये क्वेश्चन बोला। फिर बोलता है इफ द सेविंग, if the saving is rupees 29,400, if the saving is rupees 29,400, if the saving is rupees 29,400, find the expenditure on transport, find the expenditure on transport, find the expenditure अमाउंट ऑन ट्रांसपोर्ट। तो आपको ट्रांसपोर्ट पर जो अमाउंट स्पेंड की है, इसने खर्च किया है, वो बतानी। जल्दी से करेंगे, शाबाश। तब तक मैं लिखता हूँ यहाँ क्या क्या दे रखा है इसने, तब तक आपका ये सोल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, फूड पर बोला है आपका 20% खर्च करता है, लिख ली बात। आगे बोला कि भाई आपका जो रेस्ट रिमेनिंग का 10% आपका रेंट पर और 15% ट्रांसपोर्ट पर। ठीक है, मतलब अब जो रिमेनिंग है रिमेनिंग का रेंट पर 10% और ट्रांसपोर्ट पर 20%। यदि ठीक तो लिखा नहीं, टेटा मेटा होने से गड़बड़ हो जाएगी अब की बार तो। नहीं भाई 15% है ट्रांसपोर्ट पर, 20 नहीं है। ठीक है, 15% आपका ट्रांसपोर्ट पर। ठीक है, ये हो गया। फिर बोलता है रिमेनिंग का 5% आपका मेडिसिन पर और 25% अदर एक्सपेंसेस पर। मतलब अब जो बच जाएगा इसका रिमेनिंग आपका 5% किस पर, मेडिसिन पर 5% एंड अदर पर आपका 25% खर्च होता है। फिर बोला कि भी ऐसा करने के बावजूद आपके पास 29,400 रुपीज बचते हैं, 29,400 रुपीज बचते हैं सेविंग।
29,400 और इसने बोला है कि भी जो आपको खर्च फाइंड आउट करना है वो आपको ट्रांसपोर्ट पर फाइंड आउट करना है। किस पर? ट्रांसपोर्ट। सोल्व करना स्टार्ट करें। आ गया सभी का आंसर? सोल्व करते हैं। इसने बोला कि भी आपका सेविंग कितना था, तो हमने बताया कि भी 29,400 हमारा सेविंग था। इसने बोला कि भी इसमें से आपने 100 थे, यदि मान लो आपके पास 100 में से आपने 20 तो खाने पे ही खर्च कर दिए। बोला हाँ कर दिए, तो कितने बच गए? 80 बच गए। फिर इसने बोला कि जो बचा था उसी का तुमने 10% और 15% रेंट और ट्रांसपोर्ट पर भी खर्च कर दिया। हमने कहा बिल्कुल कर दिया भैया। कर दिया तो इसका मीनिंग क्या है कि भी हमने 100 था और ये 25 खत्म हो गया, इसका मतलब 75% बच गया आपका। सही बात है। फिर आगे बोलता है कि भी जो बच गया उसका क्या तुमने 5% मेडिसिन और 25% अदर एक्सपेंसेस पर खर्च कर दिया? हमने करा बिल्कुल कर दिया है, तो इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई 70 बच गया। अब यह तो आ गई इनकम तक की बात। अब इसने बोला, ये पूछा ही नहीं, इसने तो बोला ट्रांसपोर्ट पर खर्च बताना, इनकम तो निकालनी। हमने देखा कि ये बात बताई थी कि यदि हमारे पास 100 रुपए थे, 100 में से हमने 20 खर्च कर दिए, इसका मतलब अब जो आगे खर्च निकलेगा वो 80 पर निकलेगा। हमने बोला बिल्कुल सही जा रहे हो। फिर इसने बोला ट्रांसपोर्ट पर। अब मैं उन शिकारियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन्होंने ऐसे किया उनका क्वेश्चन गलत है कि पहले इसका निकाला फिर इसका। अरे भाई ये साथ में इसमें ये दे रखा है तो डायरेक्ट इसी को लिखेंगे, ठीक है। इसने पूछा कि ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्च किया, तो हमने किया 15% खर्च किया है भैया, ठीक है 100 में से। तो अब बताओ हमने कितना खर्च किया। सोल्व करना स्टार्ट किया, 120 मतलब 180 100 कट गया आपका, ठीक है। फिर आई इस 100 की बारी, 100 को भी 100 से कट कर दिया, ठीक है। 25 3 जा 4 जा 3 1 जा 3 3 5 जा 15, एक जीरो से आपकी एक जीरो गई यहाँ, ठीक है। अब एक जीरो गई, अब आ गया आपका 7 बचा हुआ है। 7 को करेंगे 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया 20 को करेंगे इससे तो 84, ठीक है। एक जीरो यहाँ से, एक जीरो 20 के नाम की, मतलब 8400 रुपये 8400 रुपीज़ आपने ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर दिए हैं। आपके ट्रांसपोर्ट पर खर्च हो गए हैं। सभी का यही आया है क्या? समझ लेंगे, दोबारा से समझाने की ज़रूरत है, या सभी का आंसर यही है? बिल्कुल यही आना चाहिए कि आपकी सेविंग दे रखी है, सेविंग के बाद इसने यहाँ तक हम इनकम निकालते हैं, इसने ट्रांसपोर्ट निकालने के लिए बोला है। तो हमारे पास 100 रुपये थे, 100 में से 20 खर्च किए तो 80 बच गए, ठीक है। 80 में से इसने बोला कि ट्रांसपोर्ट पर कितना किया, तो रेंट को नहीं लेंगे क्योंकि ये दोनों एक साथ लिखे हैं, रिमेनिंग की बात नहीं की गई है, ठीक है। यदि रिमेनिंग इसके इन दोनों के बीच में भी होता तो हमारे को रेंट भी लेना पड़ता, परंतु इसने रिमेनिंग तो सिर्फ एक पॉइंट पे लगाया है, तो इसलिए रिमेनिंग वाला वो रेंट वाला छोड़ के हम डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट वाला लिखेंगे, और जिस तरीके से आपका आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी ने क्वेश्चन को सोल्व कर दिया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, a person spent 20% of his income on food. A person spent 20% of his income on food. क्वेश्चन लिखेंगे नेक्स्ट, a person spent 20% of his income on food. 10% of the remaining spend on rent. 10% of the remaining spend on rent. 1/4 of the remaining spend on transport. 1/4 of the remaining spend on transport and 1/5 of the remaining spend on other expenses. दोबारा से सुनेंगे क्वेश्चन को यहाँ तक। A person spent 20% of his income on food. A person spent 20% of his income on food. 10% remaining spend on rent. आगे बोलता है 1/4 of remaining spend on transport and 1/5 remaining spend on other expenses. If his saving amount is rupees 27,000, 27,000, if the saving amount is rupees 27,000, find his income. तो इनकम बताओ। अब तक तो तुम्हें परसेंटेज में दे रहा था, मजा आ रहा था। अब इसने फ्रैक्शन में भी दिया है। क्या किया है?
कुछ पॉइंट आपको फ्रैक्शन में भी दिया है। अब करें सोल्व, थोड़ा सा दिमाग को लगाएं और सोल्व करके दिखाएं। वेरी और बहुत वेरी गुड। इसने बोला है कि भाई आपका इनकम का 10% आपके भोजन पर खर्च किया जाता है और जो नहीं भोजन पर, हाँ 20% आपके भोजन पर खर्च किया जाता है और जो बच गया उसका 10% रेंट पर खर्च किया जाता है। मैं लिखना चाहूंगा ये बातें। फूड पर 20%, रेस्ट का रेंट पर 10%, ठीक है। फिर 1/4 आपका एक जगह और कहाँ पर 1/4 आपका ट्रांसपोर्ट पर और 1/5 आपका अदर एक्सपेंसेस पर। 1/4 आपका ट्रांसपोर्ट पर और 1/5 आपका अदर एक्सपेंसेस पर। और जो बच गया सेविंग जो आई वो आपकी 27,000 आती है, 27,000 आती है, ठीक है। तो इसने बोला है कि भाई आपकी इनकम क्या थी। अब भाई बात ये है, ऐसे ही करेंगे इसको, ठीक है। इसने बोला कि भाई 27,000 इनकम थी उस बंदे की, मतलब 27,000 सेविंग थी, लिख लेंगे ये बात, थी तो भाई हम क्या करें। फिर इसने बोला कि भी 27,000 उसकी सेविंग थी, उसमें से 20% वो अपने भोजन पर खर्च कर देता है। इसका मीनिंग ये है कि भी उसके पास 80% बचा है, 100 में से उसके पास 80% बचा है। बात सभी को समझ में? बिल्कुल। फिर बोला आपका जो बच गया उसका 10% रेंट पर खर्च कर देता है। इसका मतलब 100 था, 10 खर्च कर दिया तो 90 बच गया। हमने बोला बिल्कुल। फिर बोलता है कि भी 1/4 आपका ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर देता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके पास 4 रुपए थे, 4 में से 1 रुपया वो ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर देता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भी उसके पास 4 रुपए थे और 1 उसने खर्च कर दिया, इसका मतलब उसके पास 3 रुपए बच गए। इस बात का ये मीनिंग हुआ। बात खत्म। फिर बोलता है कि भी आपका जो अदर एक्सपेंसेस उसमें 1/5 खर्च कर देता है। इसका मतलब उसके पास 5 रुपए थे, 5 में से 1 खर्च कर देता है, तो कितने बच गए आपके? 4 है वो बच गए। सभी को बात समझ में आ रही है? फिर बोलते हैं कि ये जो आपकी आएगी वो इनकम आएगी। दोबारा से समझेंगे। आपका 27,000 सेविंग थी, उसमें से 20% आपके भोजन पर खर्च कर देता है, 10% बचा हुआ आपके रेंट पर खर्च कर देता है, ट्रांसपोर्ट पर 4 में से 1 रुपया आपका ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर देता है, अदर एक्सपेंसेस 5 में से 1 रुपया आपका अदर एक्सपेंसेस पर खर्च कर देता है। सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। 4 से 4 कैंसिल करेंगे, ठीक है। 3 और 9 से डायरेक्ट 27 को कैंसिल करेंगे, ठीक है। 5 बचा हुआ है ऊपर, नीचे 0 बची हुई है एक, तो आपका 5 को भी कैंसिल कर देंगे। यहाँ से कर दूँ क्या? ये 0 कट गया, आपका 2 आ गया 2, ठीक है। 5 भी गया, अब 3 भी गया, अब नीचे बच गया 16 बचा हुआ है। ये 0 से एक 0 और कट कर दो, ये लो, ठीक है। 4 से कट करूँगा तो ये पूरा ही कट जाएगा, वैसे 2 से कट कर देता हूँ इसको, 5 बच जाएगा, ये लो 5 बच गया। 8 से कट करूँगा इसको, कट करता हूँ मैं 8 से, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, ये आ गया 125। मल्टीप्लाई किया, ऊपर देखो कितनी 0 बची हुई है, तो आपने देखा 0 तो बची हुई है 2। तो 125 को करोगे जब किससे? 5 से, तो आपका 625 और 2 0, 62,000 रुपये उसकी इनकम थी। कितनी इनकम थी? 62,000, 62,500 रुपये, 62,500 रुपीज़ उसकी इनकम थी। उम्मीद करता हूँ सभी ने इसको अच्छे से सोल्व किया होगा, इंजॉय किया होगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। एक और क्वेश्चन लिखेंगे, वेरी गुड। क्या बोलता है? A person spend 20% of his income on food. A person spend 20% of his income on food. 1/4 of remaining spend on rent. 1/4 of remaining spend on rent. 25% of remaining spend on transport. 25% of remaining spend on transport. फिर आगे बोलता है spend rupees
3000, spend rupees 3000 on miscellaneous expenditure, spend rupees 3000 on miscellaneous expenditure। ठीक है, आपके 3000 रुपये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पर खर्च कर देता है। इफ द सेविंग इज रुपीज 15,000, इफ द सेविंग इज रुपीज 15,000, यदि आपकी सेविंग 15,000 रुपये है तो बोलता है फाइंड इज इनकम, फाइंड इज इनकम, तो आपको उसकी इनकम बतानी है। अब करके दिखाओ सोल्व, क्योंकि एक स्टेप एक लेवल और बढ़ गया है आपका, नेक्स्ट लेवल पे आ गए। क्वेश्चन में बोलता है भाई कि भाई आपका फूड पर 20% खर्च किया जाता है और 1/4% आपका रेंट पर खर्च किया जाता है। लिखता हुआ चलूंगा मैं, फूड पर आपका 20%, रिमेनिंग रेस्ट का आपका रेंट पर 1/4, ट्रांसपोर्ट पर आपका 25% खर्च किया जाता है। ट्रांसपोर्ट पर ये रिमेनिंग का ही है भाई, थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसके बाद आपका जो भी बच गया रिमेनिंग का ही, मतलब आपके 3,000 रुपये, इसने बोला कि भी अदर पर अब की बार, अब तक तो क्या दे रहा था आपको, परसेंटेज में दे रहा था, फ्रैक्शन में दे रहा, अब की बार क्या दे दिया, पैसों में ही दे दिया कि भाई जो भी आपके बच गए उसके 3,000 रुपये आपके मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पर खर्च कर देता है। ऐसा करने के बावजूद उसके पास जो सेविंग आती है वो 15,000 रुपये आती है। सेविंग इज रुपीज 15,000, आप जो उसकी सेविंग आती है वो 15,000 रुपये आती है। तो आपसे पूछा गया है कि भाई इसका क्या बताओ, इनकम बताओ। हम देखेंगे कि भाई उसकी सेविंग 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये है, 3,000 रुपये तो उसने अदर जो आपका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर उस पर खर्च किए, इसका मतलब 15,000 रुपये थे। यदि उसमें वो 3,000 खर्च ना करे तो कितने आगे, तो आप बोलेंगे यदि 15,000 में वो 3,000 खर्च ना करे तो उसके पास 18,000 रुपये। क्या ये बात सभी को समझ में? आपके पास 15,000 रुपये बचे, आपने 3,000 रुपये ऐसे ही खर्च कर दिए, कहीं सिनेमा जाए कहीं और जाए, तो क्या हुआ कि भाई यदि आप सिनेमा नहीं जाते, पॉपकॉर्न वहां नहीं खाते, तो आपके पास 3,000 रुपये बच जाते। ठीक है, तो 3,000 रुपये मान लेते हैं आपके पास वो बच गए। ठीक, आप सिनेमा नहीं गए तो आप बोलेंगे कि अब मेरे पास रुपये हो गया 18,000, हो गया 18,000। मान लेते हैं आपकी जो टोटल सेविंग है वो 18,000 रुपये है। ठीक है, फिर बोलता है कि भी 18,000 रुपये सेविंग है, उसमें से आपके 20% आप खर्च करते हैं फूड पर, तो 80% बचता है। उसमें से रेस्ट का रेंट पर खर्च करते हैं 1/4। इसका मतलब यदि आपके पास 4 रुपये थे, 1 रुपया रेंट पर खर्च करते हैं तो 3 रुपया बचता है। फिर आगे बोलता है कि भी रेस्ट जो बच गया उसका 25% आप ट्रांसपोर्ट पर खर्च करते हैं। इसका मीनिंग आपके पास 100 रुपये थे, आप 100 में से 25 रुपये किस पर खर्च कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट पर खर्च करते हैं, तो आपके पास 75 रुपये बचते हैं। ठीक है, तो आपको ये आपकी निकल आएगी इनकम। इस तरीके से करें, हमने सोल्व करना स्टार्ट किया तो आपका 3 4, ठीक है, ये आया 3 3 जा 9, तो यहाँ आ गया 2। अब 1 0 से 1 0 4, 2 आ गया, 2 से 2 आपका कैंसिल, 1 आ गया। ठीक है, नीचे कुछ बचा हुआ है क्या, बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। ठीक, तो आपने देखा कि भी 4 यहाँ बचा हुआ था, 3 0 1 0 4 0 आपकी आती है। मतलब आपकी जो इनकम थी उसकी वो 40,000 रुपये। कितनी थी उसकी इनकम, 40,000 रुपये थी। एक ट्राई मैं 15,000 वाले से भी लगाना चाहता हूँ इसमें, कि मान लेते हैं उसकी सेविंग 15,000 रुपये, इन 3,000 को बाद में ऐड करें, 15,000 रुपये हैं, उसमें से 100 में से आपके 20 रुपये खर्च कर देता है 80। ठीक है, 4 में से 1 रुपया खर्च कर देता है 3। ठीक है, रेस्ट जो बच गया ट्रांसपोर्ट पर वो 100 रुपये, 100 में से 25 खर्च कर देता है 75। तो हमने इसको सोल्व करना स्टार्ट किया, 4 3, ठीक है, 3 पंजे 15, 5 आ गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 2 जा 8। ठीक है, 6 बचा हुआ है नीचे, तो 3
तो आपका नहीं कैंसिल होगा ऐसे, है ना। 2 से किया तो 2 दूनी 4, 2 यहाँ से गया तो आपका ये आ गया 5 दूनी 10, 1 0 3 और 1 4 0, 3 1 4 0 4 0 और 3, कुछ ऐसे। ठीक है, इसमें 3000 ऐड करें। हाँ, तो नहीं ऐसे करेंगे तो मेरे को लगता है ये कुछ और ही चला जाएगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ही करें, ऐसा करने से गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको करें। ठीक है, मैं भी एक ट्राई ले रहा था आपके साथ कि भी ऐसे करें, कुछ दोस्तों ने ऐसे दिमाग लगाया हुआ तो मैं भी लगा के देख रहा था कि ऐसे होता है क्या, तो नहीं होता आपका। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। ए पर्सन गिव 40% ऑफ हिज इनकम टू हिज वाइफ। एक व्यक्ति, ठीक है, शादीशुदा है, बच्चों वाला है, बाल बच्चों वाला, तो क्या करता है भाई, वो तनख्वाह जो भी लेता है उसका 40% अपनी वाइफ को देता है। ठीक है, चलो कोई नहीं भैया। और जो बच गया 40% तो वाइफ ने लिया, और जो बच गया ना, उसके 3 बच्चे हैं। ठीक है, बेटियां उसकी 3 है। तो क्या करता है, अपने जो बच गया उसी का प्रत्येक बच्चे को 20-20% देता है। प्रत्येक बच्चे को 20-20%, जो भी बच गया ना उसी का 20-20-20% आपका तीनों बच्चों को देता है। ठीक है, ऐसा करने के बाद जो भी बच गया उसमें से 1/2 1/2% अपने वो इधर उधर खर्च कर देता है। ठीक है, दोस्तों के साथ चाय वाय पिलाने में और खर्च कर देता है, जो भी बच गया उसका वन। और ऐसा करने के बाद उसके पास 12,000 रुपये बचते हैं। कितने रुपए बचते हैं? 12,000 रुपये बचते हैं। तो उसने पूछा कि उसकी इनकम कितनी थी? इनकम तो कुछ ज़्यादा ही लगती है मेरे को देख के। ठीक है, क्योंकि इतना खर्च करने के बाद भी 12,000 रुपये बच रहे हैं। क्या बोला कि भी आपके पास एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति अपनी वाइफ को 40% अपनी जो भी इनकम है उसका दे देता है। ठीक है, और जो बच गया, मतलब रेस्ट जो है, अब जो बच गया उसका अपने बच्चों को देता है। 3 बच्चे हैं उसके पास, 3 सन है, हर बच्चे को 20% देता है। इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपका 60% आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों में जो रिमेनिंग बच गया उसका 60% दे देता है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल। अब जो बच गया उसका उसका रेस्ट में आपको 1/2 वो अपना मिसलेनियस अदर एक्सपेंडिचर पर खर्च कर देता है, अदर पर। ठीक है, अदर पर खर्च कर देता है। ऐसा करने के बावजूद भी उस व्यक्ति के पास जो सेविंग है उसकी वो 12,000 रुपये आ जाती है। तो इसने पूछा कि उसकी इनकम कितनी थी। मेरे को लगता है दोस्तों ने सोल्व कर दिया होगा। इसी बात में कंफ्यूजन थी जिसको भी थी कि भी उसके बच्चे को तीनों को मिलेंगे 20-20, क्या है कैसे मिलेंगे। रिमेनिंग नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट होगा, क्योंकि इसने तो बोला नहीं कि 20% खर्च किया, बच गया जो उसका 20% दूसरे बच्चे को, जो बच गया उसका 20% दूसरे को, ऐसा तो बोला नहीं। इसने बोला भाई सभी को बराबर देता है, 20-20-20% सभी को देता है। स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। 12,000 रुपये उसके पास बचते हैं, लिख लेते हैं इस बात को। सेविंग उसकी 12,000 रुपीज है। शुरू में उसने 40% अपनी पत्नी को दिया, इसका मतलब 60% उसके पास बच गया था। 60% जो बचा था उसी का 60% अब वो अपने बच्चों को देता है, तो इसका मतलब 40% रिमेनिंग का बच गया। फिर इसने बोला 1/2 आपका अदर एक्सपेंडिचर पर खर्च कर देता है। उसका मतलब इसके पास 2 रुपए थे तो 1 रुपया वो खर्च कर देता है। तो ऐसा करने से उसके पास 12,000 रुपये बच जाते हैं। ठीक है, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 6 टू जा, 1 टू जा से 2 जा यहाँ कैंसिल, और ये 6 टू जा 12 आपका पूरा कैंसिल। ठीक है, इसका मीनिंग हमने देखा तो उसके पास 5 जीरो बची है। इसका मतलब 5 जीरो का मतलब 1 लाख रुपीज उसकी इनकम है। 1 लाख रुपया वो व्यक्ति एक महीने का कमाता है, फिर भी 12,000 बचा लेता है। क्या बात है, वाह वाह, मजा आ गया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मजा आ गया है। तो क्या बोलता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में? अब आपका जो टाइप है वो चेंज हो चुका है, लेवल ही नहीं, अब टाइप ही चेंज कर दिया है आपका। और टाइप किस टाइप का आ गया है? टाइप आ गया है शुरुआत में शायद हमने एवरेज में, परसेंटेज में, एवरेज में इस टाइप के क्वेश्चन किए थे कि ए इज 25% मोर, नहीं परसेंटेज में किए थे, एवरेज में नहीं किए शायद। ठीक है,
कि भी ए के पास बी से 20% ज्यादा है, बी के पास सी से 30% ज्यादा है, कुछ इस टाइप वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन लिखेंगे फिर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसने बोला इनकम ऑफ ए इज, इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए इज 15% income of A is 15% more, income of A is 15% more than B, income of A is 15% more than B, income of B is, income of B is 10% less than C, income of A is 15% more than B and income of B is 10% less than income of C. ठीक है। If the difference between income of A and C, if the difference between income of A and C is rupees 350, if the income of difference between A and C is rupees 350, find the income of B. तो आपको बी की तनख्वाह बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं। इसने बोला कि इनकम ऑफ ए, ये ए की इनकम है और ये बी की इनकम है, रेशियो वाला ऐसे किए थे। इनकम ऑफ ए इज 15% मोर, इसका मतलब ज्यादा किसकी, ए की। ठीक है, किससे, बी से। बी को मान लेते हैं, जो भी नहीं बता रखा ना उसको 100 मान लेते हैं कि इनकम ऑफ ए इज, अब इसने बोला इनकम ऑफ ए इज 15% मोर, इसका मतलब इसकी 100 है तो इसकी 115% है। समझ में आई? क्या बोला कि इनकम ऑफ ए इज 15% मोर देन बी। ठीक, फिर बोला इनकम ऑफ बी, क्या बोला, इनकम ऑफ बी इज 10% लेस देन सी, इसका मीनिंग इनकम सी की आपकी 100 है तो 100 से 10% कम, इसका मतलब 90% आपकी उसकी इनकम है। क्या किसी को तकलीफ, इनकम ऑफ बी कम है ना, बिल्कुल है। तो हमने देखा कि भी यहाँ से सोल्व किया आपका तो 23 और यहाँ से सोल्व किया आपका 20, इधर से सोल्व किया 9:10। हमने देखा कि आपकी जो आ रही है 23:20, यहाँ देखा हमने 9:10। अरे भैया ये बी की इनकम आपकी वेरी क्यों कर रही है, सेम क्यों नहीं है, इसको सेम करो। सेम करने के लिए क्या करो, या तो इसको ऊपर वाले को 9 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को आपके 20 से मल्टीप्लाई करो तो आपकी ये सेम हो जाएगी। ठीक है, 180 हो जाएगी, 180 हो जाएगी। अब इसको नीचे वाले ऊपर वाले को 9 से करोगे तो आपकी आ जाएगी ये 9 3 जा, ठीक है, 27, 9 2 जा 18, 18 और 2 20, मतलब 207। तो ए की इनकम, बी की आ जाएगी 180 180। ठीक है, इसको किया कितने से, 20 से, तो ये आपकी आ गई 200। दिक्कत किसी को कि इसको किया तो आपकी 207, इसको किया तो 200। आपने देखा दोनों के बीच में डिफरेंस है 7 का। कितने का डिफरेंस है, 7 का, जो बराबर है। इसने बोला कि डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज 350, 350 रुपये का डिफरेंस है। ध्यान से समझेंगे इस बात को, बड़ी ही प्यारी सी बात है। ठीक, इसका मतलब एक बराबर, तो आपने बताया 50, कितना होता है 50, एक बराबर 50 तो 180 बराबर, तो आपने बताया 18 5 जा 90, 2 जीरो लगी हुई है, मैं 2 जीरो लगा दूंगा तो आपका 9,000 रुपये आपकी बी की इनकम है। क्या किसी को दिक्कत है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगी तो इस बात को समझने में होगी, थोड़े से इसको रुक के कॉपी पेन को छोड़ के जब समझने की कोशिश करें। क्या बोला, इनकम ऑफ ए, क्या बोला, इनकम ऑफ ए इज 15%, जिसकी ज्यादा बोलेगा उसी को बढ़ा देंगे। ठीक है, और किससे, दूसरे वाले से। इनकम ऑफ ए इज 15% मोर, किससे, बी से, तो बी की 100 मानेंगे, ए की 15% ज्यादा। फिर बोलता है कि भी इनकम ऑफ बी इज 10% लेस देन सी, सी की मान लेंगे पहले 100, जो भी जिसकी भी कंपैरिजन करता है उसकी पहले मान लेंगे, 100 बोला 100 मान लेंगे, उससे 10% कम आपकी 90 मानेंगे। सोल्व करेंगे। इसमें भी किसी को दिक्कत है तो कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको, 23:20 वाले को, कि भी 23:20 दे रखा है। ठीक है,
और आपका 9:10 दे रखा। आगे आएगा इसी तरीके से करेंगे इसको, इधर 9 लिख रखा है, इधर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, उधर 20 लिख रखा है, उधर गैप है तो आपका 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर ये है 207, आपका ये 180 और आपका 200। उम्मीद करता हूँ इस तरीके से करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ऐसे आगे वाले आएंगे क्वेश्चन, DE वाले आएंगे जब बात करेंगे ज़्यादा। ठीक है, क्वेश्चन लिखें, शुरू करें, शुरू कर। इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन बी। इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन बी एंड income of B is 20% less than income of C. Income of A is 20% more than B and income of C, now income of B is 20% 30 ये था भाई, इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन बी। जो इनकम ए है, इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन बी and income of B is 20% less than C. फिर बोला if the difference between the A and C, difference between the A and C is 800, 800 रुपए का डिफरेंस है, तो इसमें बोला फाइंड द इनकम ऑफ बी, बॉम्बे की इनकम बताएं। ठीक है, बॉम्बे की इनकम बताएं कितनी थी। ए और बी को तो लिखा रहने दूं, इसको तो छोड़ दो। तो बोला है भाई इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन बी। बॉम्बे से इनकम है ज्यादा, किसकी? ए की, ए की है 30% मोर, किससे? बी से। मान ली इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन सी, मतलब इसकी ये 0, 4, 5, 0 से 0, इसका मतलब 13:10। जिससे खत्म हुआ है उसी से शुरू करना होता है, हमेशा ध्यान रखें, थोड़ा सा अच्छे से सोल्व होता है ऐसा करने से। तो 13:10 दे रखा है, यहाँ 4:5। सोल्व करना शुरू करें, 4 लगाएं, 10 लिख रखा है, 10 लगाएं, 13 चौके 52 लिखें, 10 4 जा 40 लिखें, 10 5 जा 50 लिखें। हाँ, तो 2 का डिफरेंस है, 2 इक्वल टू में 800 लिखें। ठीक है, और इनकम इसकी पूछी है 1 इक्वल टू में कितना आया, आपने सोल्व किया तो आपका 4040 आता है। तो इसका मीनिंग हम करेंगे इसको 40 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, आपकी 1600 नहीं, आपका 800 ही रहेगा। ठीक है, 400 होगा, 16,000 आपकी क्या होगी? इनकम होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आई होगी। बी की, बॉम्बे की इनकम 16,000 सभी की निकली होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब तक तो सी की दे रहा था, आपकी बार डी की भी देगा, डोगी की भी देगा। ठीक है, क्या बोलता है? इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी। इनकम ऑफ A is 20% less than B. Income of A is 20% less than B. Income of B is 25% less than C. इनकम ऑफ A की तो 20% कम है B से, और B की 25% कम है C से। इनकम ऑफ A is 20% less than B. Income of B is 25% less than C. And income of C is 20% more than D. Income of C is 20% more than D. फिर बोलता है if the difference, ना डिफरेंस नहीं दिया आपकी बात, आपकी बार बोला इनकम ऑफ D is 45,000. If the income of D is 45,000, find the income of A. तो A की इनकम बताएं बताएं बताएं। क्वेश्चन बोलता है भाई क्या कि भी इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, मतलब ए की इनकम बी की इनकम से
20% कम है। कंपैरिजन देन में कौन लिखा है, बी, मतलब बी की इनकम आपकी 100 है तो ए की इनकम आपकी 80 है। ठीक, फिर बोल रहा हूँ बी इनकम ऑफ बी इज 25% लेस देन सी। इसका मतलब यदि इनकम सी की 100 है तो बी की आपकी 75 है। फिर बोलता है इनकम ऑफ सी इज 20% मोर देन डी। सॉरी, ठीक है, इनकम ऑफ सी, सी की 20% ज्यादा है आपके डी से, मतलब डी की 100 है तो इसकी ये। ठीक, कटता है काटो, ठीक है, और जल्दी से छाटो। ठीक है, 4:5, 3:4, और फिर आपका 0 से 0 6:5। कुछ कटता है तो काटो और जल्दी से छाटो। 4 से 4 गया और तो कुछ नहीं जा रहा। ठीक है, 3 6 जा 18 और 5 5 जा 25। ठीक है, आपकी जो डी की इनकम दे रखी है वो दे रखी है 45,000। ठीक है, हमने ठीक लिखा है क्वेश्चन, पहले ये तो देख लें। सी की 20% ज्यादा, ठीक है लिखा क्वेश्चन तो। ठीक है, इसने बोला कि भी इनकम जो है डी की वो कितनी दे रखी है आपने, ठीक है, 4 5 3 4 6 5, ठीक है, 25 थोड़ी बात नहीं होनी। तो इसने बोला कि 45,000 आपकी डी की इनकम है, तो इसको सोल्व करेंगे 5 से तो आपका आ जाएगा 9,000। फिर इसको 5 से दोबारा से करूँगा मैं तो आ जाएगा आपका 1800। ठीक है, अब 18 को 18 से करोगे, ठीक है, तो 0 0 तो आपका ऐसे लग जाएगा और 18 का स्क्वायर आप बताएंगे और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आप खुद कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, इनकम ऑफ ए इज 10% लेस देन बी। इनकम ऑफ ए इज 10% लेस देन बी। अरे ऐसा कोई है तो नहीं जिसको 18 का स्क्वायर नहीं पता। ठीक है, तो इसने बोला इनकम ऑफ ए इज 10% लेस देन बी और इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन सी। क्या बोला, इनकम ऑफ ए इज 10% लेस देन बी, इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन सी, इनकम ऑफ सी इज 20% लेस देन डी। ठीक है, इनकम ऑफ ए इज 36,000, फाइंड द इनकम ऑफ डी। क्या बोला, इनकम ऑफ ए इज 10% लेस देन बी, इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन सी, इनकम ऑफ सी इज 20% लेस देन डी, इनकम ऑफ ए इज 36,000, फाइंड द इनकम ऑफ डी। एक बात और बता देता हूँ, सॉरी ध्यान नहीं रही कि भी कन्फ्यूजन होगी कि दोस्तों को भी ये कैसे सोल्व कर दिया। एक बात बताता हूँ, जो इधर वाले होते हैं आप इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं और उधर वालों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये हमेशा ए रेशो डी ही निकलता है। ठीक है, ऐसे सोल्व करेंगे तो भी आपका ऐसे ही आएगा और ऐसे सोल्व करेंगे तो भी आपका ऐसे। ठीक है, तो मैंने इसको डायरेक्ट सोल्व करना बेटर समझा, इसलिए आपका इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा ना सोचे कि भी ये कैसे सोल्व कर दिया डायरेक्ट, तो ए रेशो डी ही होता है। यदि हम इनको ऐसे लिखते हैं सीक्वेंस में आपके तो आपका ये ए रेशो डी ही आती है। ठीक, तो आपका ये 324 था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया सभी ने, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या बोलता है भाई कि भी इनकम है जो आपकी ए की वो 10% कम है, बी की 25% ज्यादा और सी की 20% कम है। इनकम ऑफ ए रेशियो बी, इनकम ऑफ ए इज 10% लेस। इसका मतलब बी की 100 है और इसकी 10 कम है, इसका मतलब 90। इनकम ऑफ बी इज 25% मोर देन सी। इसका मतलब इसकी 25 ज़्यादा है किससे, सी से। इनकम ऑफ सी इज 20% लेस देन डी। इसका मतलब इनकम
इसकी 100 है तो इसकी 80 है। आगे फिर बोला इफ द इनकम ऑफ ए इज 36,000, यदि ए की इनकम 36,000 है तो डी की बतानी। सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। 9:10, ठीक है, 5:4, ठीक है, 4:5, ये आ गया। जो कटता है काट दो, ये लो काट दिए, तो इसका मतलब 9:10 ही आ गया अपना। तो 9 इक्वल टू में 36,000, तो 10 इक्वल टू में तो आप देखें 9 चौक 36, 10 चौक 40, 40,000, 40,000, 40,000 रुपये आपकी इनकम है। क्या किसी को तकलीफ? ये क्वेश्चन ऐसे स्पीड से होंगे, समझाने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा। क्वेश्चन लिखे फिर समझाता हूँ। क्या बोलता है? कमीशन ऑफ अ डीलर, कमीशन ऑफ अ डीलर increase to 525%. Commission of a dealer increase to 525, no sorry, income, sorry, commission of a dealer increase 20% to 25%, 20% से बढ़कर 25% हो जाता है, ठीक है। कमीशन ऑफ अ डीलर इंक्रीज 20% टू 25%, कमीशन ऑफ अ डीलर इंक्रीज 20% टू 25%। आगे बोलता है बट नो चेंज इन हिज इनकम, परंतु कमीशन तो उसका बढ़ गया परंतु उसके इनकम में कोई चेंज नहीं आया। तो इसने बोला है देन व्हाट इफेक्ट ऑन हिज बिजनेस, व्हाट इफेक्ट ऑन हिज बिजनेस, तो उसके बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद करो उन दिनों को जब हमने प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन इक्वल टू में एक्सपेंडिचर समझा था, समझा था, बिल्कुल समझा था, ठीक। उसमें ये बात समझी थी कि यदि आपका प्राइस बढ़ रहा है परंतु आपके एक्सपेंडिचर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो इसका मीनिंग क्या था कि आपके कंजप्शन पर फर्क पड़ रहा था। बिल्कुल सही समझे आप, वही बात यही है। तो इसने बोला कि जो आपका कमीशन एक डीलर का 20% से बढ़कर आपका 25% हो चुका है, परंतु इसकी इनकम में कोई इफेक्ट नहीं। इनकम बढ़नी चाहिए थी, आप बोलेंगे बिल्कुल बढ़नी चाहिए थी, परंतु इसने बोला इसकी इनकम नहीं बढ़ी। इसने बोला कि उसके बिजनेस पर क्या फर्क पड़ा। यदि उसकी इनकम पहले भी 100 थी और अब भी 100 है तो इसका मीनिंग उसकी जो एक्सपेंडिचर, मतलब जो एक्सपेंडिचर बोल रहा हूँ उसको, जो आपका बिजनेस है उस पर इफेक्ट पड़ा है, ठीक। इसका मीनिंग ये हुआ कि भी उसका बिजनेस 25 से 20 हो गया है, ठीक है। उल्टा रिवर्स हो जाएगा। ये बात समझी थी ना हमने कि P इनवर्सली प्रोपोर्शनल C, कब? जब आपका एक्सपेंडिचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम देखेंगे आपका 5 क्या हो गया, कम हो गया, किसके कंपैरिजन में? 25 के कंपैरिजन में, ठीक है। पहले कितना 100% मानेंगे, 25 चौका 100, इसका मतलब 20% आपकी जो उसका बिजनेस है वो कम हो गया, ऐसे समझो। या इसको दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, आपने जिस तरीके से समझा था कि भी आपकी जो इनकम थी वो 100 रुपये थी, ठीक है। 20 से 25 बढ़ी है, ऐसे कैसे मान लेंगे, थोड़ी मान सकते। इसने बोला कि भी आपकी जो इनकम है वो 20 से 25 हो गई है, इसका मतलब आपकी जो इनकम है वो 25, इसको सोल्व कर लेता हूँ मैं, आपका 4 और 5 आ जाता है। तो मतलब आपकी इनकम पहले 4 थी और 5 हो चुकी है। तो इसने बोला आपका जो वो है उस पर बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ा। तो बिजनेस हमारा 100 था, पता नहीं कितना हो गया, ठीक है। पहले भी हमारा जो इनकम था वो 100 था और अब भी हमारा इनकम वो 100 है, ठीक है। मतलब कमीशन तो बढ़ गया, ये आपका 5, 4 से 5 हो गया, परंतु इनकम हमारी 100 थी पहले, अब भी 100 है, ठीक है। हमने सोल्व करना स्टार्ट किया, 5 को किया इससे तो आपका आया कितना आया 2020। इसका मतलब ये x इक्वल टू आपका 80% आ गया। अरे जो कभी 100 हुआ करता था आज वो 80 हो गया है, इसका मीनिंग क्या हुआ? आप बोलेंगे 20% आपका कम हो गया है, इसका मीनिंग आपका जो बिजनेस है वो 20% घट चुका है, कम हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन थे, ठीक है। बस अब ये क्या हो गया, जब तो आपके प्राइस कंजप्शन में थे, अब आपको ये डीलर के नाम से कुछ और नाम से देने लग जाएगा और आपको डराने की भयंकर कोशिश करेगा, पर आप नहीं डरेंगे। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, कमीशन ऑफ अ डीलर इज डिक्रीज, कमीशन ऑफ अ डीलर इज डिक्रीज 5% to 4%,
commission of a dealer is decreased 5% to 4%, but no change in his income. Commission of a dealer is decreased 5% to 4%, but no change in his income. परंतु उसकी आय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है. What is effect on its business? ठीक है, तो उसके जो बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है. इतनी देर में तो आंसर आ ही गया होगा, ये आपसे उम्मीद की जा रही है. ठीक है, क्या हुआ कि भी आपका जो कमीशन था वो 5 रुपए हुआ करता था कभी, और अब कम हो गए वो 4 हो चुका है. तो इनकम बढ़ेगी या कम होगी? आप बोलेंगे बिल्कुल कम होगी, श्योर कम होगी. उसकी तो इनकम उसका 5 से 4 हो गया है. उसने बोला नहीं हुई. अरे नहीं हुई? नहीं कैसे नहीं हुई? होनी थी तुम्हारी. तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भी उसका जो बिजनेस था वो बढ़ गया, 4 से 5 हो गया. इसका मतलब 1 बढ़ गया. किस पे? 4 पे. पहले कितना था? 100. इसका मतलब उसका बिजनेस 25% ग्रोथ कर चुका है, 25% बढ़ चुका है. ऐसे समझिए इसको. या आपके देसी तरीके से इसको बताने की कोशिश करता हूँ कि भी आपका बिजनेस पहले 5 था, अब भाई साहब 4 हो चुका है. पहले आप 100 रुपये का बिजनेस कर इन जो आपकी बिजनेस था वो कर लेते थे. अब पता नहीं आपकी इनकम पहले भी 100 थी, अब भी 100 है, हमें नहीं कोई फर्क पड़ता. ठीक है, तो हमने सोल्व किया तो आपका आया यहाँ से 2525 x इक्वल टू 125. अरे जो कभी 100 हुआ करता था आज वो 125 हो गया. इसका मतलब उसकी जो बिजनेस है वो 25% बढ़ चुका है. ठीक है, क्या सभी को ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए. अब तक तो थी ये बात. अब सर्दी हो गई है भाई, सर्दियाँ स्टार्ट हो गई, इसलिए बात में थोड़ी सी चाय कॉफी की करूँगा. क्या बात है, वाह वाह, मजा आ गया सुन के. चाय कॉफी की बात होगी. ठीक है, चाय कॉफी की बात अब हम करेंगे. क्या होता है भाई, चाय कॉफी की बात करते हैं. एक क्लास की बात है कि भी एक क्लास में थे हम सभी. तो क्या हुआ, एक पार्टी हुई. ठीक है, स्कूल में पार्टी हुई. तो वो फेयरवेल होती है वो वाली. तो फेयरवेल हुई तो उसमें क्या हुआ कि भी सभी के लिए चाय और कॉफ़ी मंगवाई गई. ठीक है, चाय पीने वाले व्यक्ति, ठीक है, चाय पीने वाले व्यक्ति थे. ये बोला कि भी चाय ला दो इन सभी के लिए जो चाय पीने वाले हैं. उसने ला दी, चाय वाले ने ले भाई चाय पी लो. ठीक है, तो चाय पीना उन व्यक्तियों ने, 60 व्यक्ति थे. कोई नहीं भाई, 60 व्यक्तियों ने भी, हमारे क्या दिक्कत है, कोई नहीं पी लो. कॉफ़ी की बारी आई तो 65 व्यक्तियों ने, 65 मतलब 60% ने तो क्या पी, जो चाय है वो लेते हैं. और 65 व्यक्ति 65% आपके 65 व्यक्तियों ने कॉफ़ी पी ली. तो हमने देखा कि भी चाय पीने वाले व्यक्ति 60 है और कॉफ़ी पीने वाले व्यक्ति 65 है, 65. तो हमने देखा कि भी, और क्लास में बच्चे जब काउंट किए गए ना, मतलब पार्टी में जो व्यक्ति थे वो व्यक्ति थे सारे 100. क्या बोला कि भी आपके चाय पीने वाले व्यक्ति 60 और कॉफी पीने वाले व्यक्ति आपके 65. तो व्यक्ति तो, और जो टोटल जो स्टूडेंट थे ना क्लास में वो आपके 100 ही थे. इसका मीनिंग क्या है, जब बना वो तो टीचर आया क्लास में, भाई ये तो तुम तो मेरा खर्चा कर गए. क्या कि भी चाय तो 60 व्यक्तियों ने चाय पी ली और ना कॉफी भी पी गए तुम लोग, 65 व्यक्ति कॉफी पी गए. अरे क्लास में तुम बच्चे तो सारे 100 हो और तुमने इतनी कैसे पी ली? तो ये बोला कि चाय पीने वाले हाथ उठाओ. ऐसे नहीं मानोगे तो हाथ उठाया. फिर कॉफी वालों की बारी, कॉफी पीने वाले भी हाथ उठाओ. तो 65 व्यक्तियों ने फिर हाथ उठाया. ये क्या चक्कर है? अरे भाई वो व्यक्ति हाथ मत उठाओ जिन्होंने दोनों चीज पी है. हमने देखा कि क्लास में बच्चे तो 100 हैं. ये बोला तू बाहर आ जा. तो 25 व्यक्ति, तो हमने देखा कि भी 125 125%, मतलब इस हिसाब से तो 125 बच्चे होने थे और बच्चे हैं सारे ही 100. कितने बच्चे हैं? 100. इसका मतलब 25 जो 25% आपके जो ज्यादा आए हैं वो आपके दोनों पीने वाले हैं. मतलब इन्होंने आपके बोथ चाय भी पी और कॉफी भी पी. ये वो व्यक्ति थे आपके जिन्होंने आपकी चाय भी पी गए और कॉफी भी पी गए. ठीक है, होते हैं ना ऐसे ऐसे बच्चे एक दो क्लास में कि चाय भी पी गए कॉफी पी गए, दोनों पी गए, दोनों में हाथ उठाने, हाँ मैंने पी है. तो एक तो बात आ गई है कि यदि वो आपसे पूछे कि दोनों पीने वाले कितने, तो आपको देगा कि यदि 100% है, 90% है. ऐसा बोल दिया 5% नहीं पीने वाले, इसका मतलब हम 100 मानेंगे. याद रखेंगे 100 मानेंगे. तो यदि बोलता है 5% नहीं पीने वाले तो हम 95 मानेंगे, 95 मानेंगे. ठीक है,
तो इसने बोला कि भाई आपके 100% ही व्यक्ति थे, उसमें से इसका मतलब पता चला कि दोनों ना पीने वाले, मतलब दोनों जिन्होंने पी वो आपके 25%। अब ये बोल दे सिर्फ चाय पीने वाले कितने व्यक्ति थे, तो हम दोनों पिए हमने, तो ये निकाल देंगे, ये लो निकाल दी 25%। हमने क्या किया है भैया, तो 35% ही आपके वो व्यक्ति थे जो ओनली टी, जो सिर्फ केवल है चाय पीते थे। अब ये बोल दे कि भी केवल कॉफी पीने वाले व्यक्ति बताओ मेरे को कितने थे क्लास में, तो हम 25% फिर से माइनस कर देंगे, तो आपका 40% 40% वो व्यक्ति थे जो सिर्फ आपकी कॉफी पीते थे। क्या किसी को दिक्कत? बिल्कुल नहीं, निकाल लिया। क्या बोला कि यदि आपके चाय पीने वाले 60 और कॉफी पीने वाले 65 थे, तो हमने देखा भी ये टोटल तो 125 होते हैं, परंतु हम क्लास में बच्चे सोई हैं, तो इसका मतलब कुछ 25 बच्चे वो है जो आपके दोनों पी जाते हैं। तो हमने देखा चाय पीने वाले सिर्फ आपके 35 थे और कॉफी पीने वाले आपके 40 थे, और दोनों पीने वाले आपके कितने थे, तो आपने देखा 25 थे। तो अब आपसे पूछ ले कि भी एटलीस्ट वन, एक कम से कम एक पीने वाले कितने थे, तो हम देखेंगे चाय पीने वाले 35, ठीक है, कॉफी पीने वाले 25, टोटल पीने वाले मतलब दोनों पीने वाले, तो आपके यदि हम इसको सोल्व करें मतलब ऐड करें 4 3 7 7 और 2 9, तो इसका मतलब ये हुआ एटलीस्ट 100%, कम से कम 100% वो थे जो चाय लेते हो, या तो सिर्फ चाय पीते हो, या कॉफी पीते हो, या दोनों भी पी लेते हो, तो इसका मतलब 100%, ठीक, ज्यादा दोनों पीने वाले हैं। इस तरीके से आपकी ये क्वेश्चन सोल्व हो, ठीक। उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आएगी। इसके क्वेश्चन मैं कल से स्टार्ट करना चाहूँगा, ताकि फ्रेंड्स माइंड से आप कल चाय कॉफ़ी पिए, आज ठंड ज़्यादा है, एक बार सभी पी, ठीक है। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों वीडियो को, आपके फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जो भी ग्रुप है आपके पास उसी में। तो इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फ्रेंड्स।